व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में कुछ चीज़ें हैं जिसके हवाले से बात करेंगे। बोरिस जॉनसन साहब हट चुके हैं और अब नए प्राइम मिनिस्टर की तलाश है। 2-3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, देखेंगे कौन वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनता है। जो भी बनता है वो यूके के लोग जाने, यूके की हुकूमत जाने और उनके पॉलिटिशियंस जाने। हमारा मकसद बेसिकली इमरान खान साहब के हवाले से बात करना है, क्योंकि उनको भी एज़ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस निकाला गया था, लेकिन उससे वो नाराज़ हुए। देखेंगे कि बोरिस जॉनसन साहब के खिलाफ साजिश किसने की। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करके मारा गया। एक अफ़सोसनाक खबर है। जापान में वैसे नॉर्मली ये चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलती। क्या वजूहात है इसकी, किस तरह हुआ? इसके साथ-साथ हमारे जो मिसिंग पर्सन्स के लिए कमीशन बना था या बना है, बल्कि इस वक़्त भी है, उसके चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब के खिलाफ बहुत सारी एलिगेशंस हैं। हैरेसमेंट की ऐसी एलिगेशन है जो जिसके नाकाबिल तर्दीद सबूत जो है वो मौजूद हैं। क्या करेंगे, तैयबा गुल केस हमारे सामने है, आज से 3-4 साल पहले ये सब कुछ हुआ था। क्या हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान रियाज़ पाकिस्तान के टीवी एंकर और यूट्यूब पे भी आप उनको देखते रहते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि पीटीआई के सपोर्टर और शायद पीटीआई में कोई किसी ओहदे पर भी हों, मुझे नहीं पता। उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, ये सारी चीज़ें। और एक और छोटा-सा एक इश्यू भी है इंडियन कैबिनेट के हवाले से, कि शायद इंडिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि वहाँ पे कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। इसके पीछे क्या कहानी है? कोशिश करेंगे इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए। और आज मुझे जॉइन कर रही हैं जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, आरज़ू काज़मी साहिबा। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फखर के आज आपने इनवाइट किया। आरज़ू, एक तो ये चीज़ आपसे पूछनी है कि जिस तरीके से बोरिस जॉनसन के लोगों ने रिज़िग्नेशन किया और वो चले गए, लेकिन बोरिस जॉनसन साहब ने ये नहीं बताया कि ये साज़िश उनके खिलाफ जर्मनी ने की, फ्रांस ने की, चाइना ने की, अमेरिका ने की, या किसने की, या हिंदुस्तान से किसी ने की, इज़राइल से की। और कोई ऐसा नहीं हुआ कि फ़लाँ ने फ़लाँ को धमकी दी और फ़लाँ ने जो है साइफ़र भेजा और मेरे खिलाफ जो है मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी। उसने कहा ठीक है यार बस। हालाँकि वो पहले कह रहे थे कि नहीं जाऊँगा, रिज़िग्नेशन भी नहीं करूँगा, लेकिन फाइनली उसके 30 मिनिस्टर्स ने जब रिज़ाइन किया तो मजबूरन उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन उनके मुँह से हमने ये बात नहीं सुनी। अब सुना है कि हिंदुस्तान के रहने वाले सोनक साहब जो है, ऋषि सोनक साहब, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस है। 1-2 और भी लोग हैं जो इस रेस में शामिल है, जो भी बनता है। लेकिन इमरान खान साहब के जो 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 बयानिया है, जो नैरेटिव है, उस हवाले से आप किस तरह देखती हैं इन सारी तब्दीलियों को और फिर इमरान खान साहब के चीखो-पुकार को? देखिए बिल्कुल बहुत टाइम से कहा जा रहा था बोरिस जॉनसन के लिए कि जी वो रिज़ाइन करें, लेकिन वो रिज़ाइन नहीं कर रहे थे। तो यहाँ तक तो वो बिल्कुल इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए नज़र आए। और वरना अमूमन होता तो यही है कि एक बार कह देना ही काफ़ी होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में या इस किस्म की जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें कि मैं भारत को भी शामिल करूँगी, कि अगर वाजपेयी साहब के पास एक वोट की कमी थी तो वो आराम से घर चले गए। वरना होना तो ये चाहिए था कि अगर वो इमरान खान साहब जैसे होते या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन होते तो शायद वो वहीं पार्लियामेंट में बैठ जाते और कहते कि मैं तो घर नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही चीज हमने देखी कि किसी हद तक जो है वो पहले तो रिजाइन नहीं कर रहे थे और बोरिस जॉनसन ने कहा नहीं जी मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आखिर में खैर रिजाइन कर दिया और घर चले गए। तो खान साहब का कुछ कुछ रंग चढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं रंग चढ़ा, मगर फिर भी अच्छी बात है कि अगर ऐसा हुआ है, इस तरह से उन्होंने कहा है। लेकिन जो रीजंस बताए गए, जिस रीजंस के ऊपर उनको निकाला गया है, कभी कहा कि जी कोविड के ज़माने में पार्टी कर रहे थे, कभी उन्होंने किसी अपने पार्लियामेंटेरियन का शायद साथ दे दिया, इस किस्म की चीज़ें काफ़ी मामूली किस्म के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, बहुत बड़ी-बड़ी एलिगेशंस नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ की कंट्रीज़ में होती हैं कि जी करप्शन केसेस हैं, इतना हज़ार करोड़ कहाँ से कहाँ चला गया, या इस किस्म की चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग उनसे चाह रहे थे, जो लोगों का ख्याल था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो रिजल्ट देने में वो नाकाम रहे और उनसे कहा गया कि जी तुसी घर चलो, तो वो फिर चले गए। और अब देखते हैं, मगर फिर भी
अक्टूबर तक सुना है कि वही रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, और अक्टूबर तक वो देखेंगे, अपने ऑफिसेज में ही देखेंगे। लेकिन उसके बाद जो है कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है और फिर क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने उनकी इतनी आदत तो खराब कर ही दी कि उन्होंने काफी देर के बाद जो है वो रिजाइन किया। हाँ, हाँ, बिल्कुल लगता है कोई इमरान खान साहब के साथ अब पता नहीं कहीं पढ़े-वढ़े हों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सुना है इमरान खान साहब ने भी पढ़ा है। ये अलग बात है कि वो नज़र नहीं आती उनकी वो पढ़ाई जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ी है। अच्छा एक तो इमरान रियाज़ हमारे टीवी एंकर और ख़ैर अब क्या कहेंगे मैं तो उनको वर्कर कहता हूँ पीटीआई का। लेकिन जो चीज़ें हो सकता है आप मुझसे एग्री ना करती हों लेकिन एक चीज़ है कि ऐसा हुआ कि जिस तरीके से केसेस बनाए जाते हैं और फिर अरेस्ट किया जाता है, मेरे ख़्याल में बेशक हम एक वीक डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही? इमरान खान साहब ने भी अनफॉर्च्यूनेटली यही किया और अब ये वाली हुकूमत ऐसा कर रही है। क्या मतलब आप क्या कहती हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ मीडिया है या इस चीज़ के पीछे क्यों हुकूमतें पड़ती है? वजूहात क्या हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट भी आती है, वो उससे पहले जो गवर्नमेंट होती है, उसके इस तरह के काम ज़रूर जो उन्होंने गलत किए होते हैं, उसके ऊपर वो रिएक्शन तो ज़रूर करती है। क्योंकि जब पावर आती है, तो पावर आने के साथ ही फिर ये होता है कि ठीक है, अब हमारी बारी है और अब हम देख लेते हैं। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक़्त ये इमरान रियाज़ खान जो थे, ये बहुत ज़्यादा इनको ढील दे दी गई थी। ये हर किसी के साथ बदतमीज़ियाँ करते थे। ये अपने साथी जर्नलिस्ट, बल्कि मैं तो इनको जर्नलिस्ट समझती भी नहीं हूँ, ये पीटीआई के वर्कर हैं। और अगर कोई भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है और कहलाता है और उसके बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम शुरू कर देता है, तो फिर वो जर्नलिस्ट नहीं रह जाता, क्योंकि उसको फिर न्यूट्रल रहना होता है और वो रह नहीं सकता। और ज़ाहिर है कि इनके जो काम थे, इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वहाँ जाके ये खुद भाषण दिया करते थे, टाइल्स पे जाके नारे लगाते थे। जो एजेंसीज़ हैं, उनके खिलाफ बात करते रहे। खैर, एजेंसीज़ के खिलाफ बात करना ना करना एक अलग चीज़ है। आप एज़ अ जर्नलिस्ट आप उन्हें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम भी बहुत बार करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल फिगर का साथ देना। इन्होंने ये किया, उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब के साथ इनकी बदतमीज़ी किसको नहीं भूली। जो इन्होंने जो कुछ कहा, वो सबके सामने है। उसके बाद इन्होंने, उससे पहले भी इन्होंने जो है वो नूर मखदूम केस के ऊपर इनके इंतहाई एतराज़ वाले कमेंट्स मौजूद हैं। और ये इस किस्म की जर्नलिज़्म ये करते रहे, इस किस्म की ये कहना चाहिए कि इनकी जो टीवी एंकरिंग थी वो चलती रही है। और कहा यही जाता है कि 2008 में एक मामूली से रिपोर्टर के तौर पे इन्होंने स्टार्ट लिया था। एक पुरानी मोटर बाइक थी इनके पास, जो अक्सर खराब रहती थी, और उस पे ये फिरा करते थे। और फिर क्या इन्होंने टोपी ड्रामा किया और कहाँ-कहाँ क्या इन्होंने ऐसा जादू की छड़ी घुमाई कि आज इनके पास बेतहाशा पैसा है। मैं तो ये कहती हूँ कि ना सिर्फ़ ये कि पॉलिटिशियंस और हमारे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं और एस्टेब्लिशमेंट के लोग और ब्यूरोक्रेट्स, इनके साथ-साथ मीडिया के लोगों को भी चेक करना चाहिए, जिनके पास रातों-रात इतनी दौलत आ गई, और कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, इसलिए कि अगर हलाल की कमाई में इतनी बरकत नहीं आती, कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो उसके बाद इनके जो लिंक्स थे वो इमरान खान की बीवी के साथ भी मिले कि इनकी फैमिली टर्म्स हैं बुशरा बीवी के साथ। शादी के वक़्त भी, इमरान खान की शादी के टाइम पे भी इमरान रियाज़ खान की मिसेज़ वहाँ पे मौजूद थी। और फिर जिस तरह से ये एक नारे लगाते रहे और फ़ौज के खिलाफ और भाजपा साहब को ललकारते रहे, और अभी भी जब इन्हें अरेस्ट किया गया, तो वहाँ पर भी ये यही कहते रहे कि 10 साल अंदर रख लो, लेकिन मैं वही करूँगा जो मैं कर रहा हूँ। मतलब क्या कर रहे हैं ये, ज़रा ये बताना पसंद करेंगे? और उसके बाद इनके जैसे दूसरे बहुत से वो बरसाती मेंढक की तरह से निकल कर आए, जिनको कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। और वो ये कहते हैं कि जी मैं तो प्राइम टाइम शो करता हूँ। एक और इनके टाइप के एक और वहाँ पे घूम रहे हैं, वैसे तो ख़ैर बहुत सारे, मगर उनमें से एक जो है, उनका मुझे इसलिए मालूम है कि वो जो है वो मेरे घर पे आके और मुझे रिक्वेस्ट करते रहते कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे इंडियन टीवी पे भेज दीजिए। तो इसलिए मुझे पता है, लेकिन ये और बात है कि ख़ैर उनको किसी ने नहीं बुलाया, शौक बहुत था उन्हें। तो वो बेचारे इस किस्म की हरकतें करते रहे, और अब उन्होंने जो है वो एक नया
तरीका शुरू किया है कि बार-बार जो है वो अटैक करना कि जी आर्मी के ऊपर, ख़ास तौर पे बाजवा साहब के ऊपर। अब बाजवा साहब ने बैठ के कोई वो पकौड़े तो खाते नहीं रहना है, ज़ाहिर है। उन्होंने अपने लोग भेजे होंगे, इनको बुलाया होगा इमरान रियाज़ को और इनकी कर दी है ट्यूनिंग। उन्होंने जो कहते हैं ना कि वो गाड़ी की अक्सर ट्यूनिंग होती है या फिर ये कि सॉफ्टवेयर अपडेट। अब होगा ये कि क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो वो जिनका नहीं किया गया उनका अपने आप हो जाएगा। आजकल आप देखिए सब सन्नाटे में है। किसी की आवाज़ नहीं निकल रही, कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा और सबके सब जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो कभी-कभी जो है मेरा ख़्याल है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि अगर आप किसी के ज़रिए जो कोई आप किसी को अगर अपना माउथपीस बना रहे हैं और गलत बातें कहला रहे हैं, तो ये जो सरकार है ये तो कुछ दिन में चली जाएगी। उसके बाद जब दूसरी सरकार आएगी वो किसी की भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो फिर वो तो नहीं छोड़ेगा क्योंकि ह्यूमन नेचर है, यहाँ पे फरिश्ते नहीं रहते पाकिस्तान में। हाँ, हो सकता है शैतान ज़रूर रहते होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन फरिश्ता यहाँ कोई नहीं है। तो ज़ाहिर है कि फिर वो रिएक्शन होगा, उसका जवाब होगा, उसका जिस तरीके से जवाब दिया जाएगा फिर ये भुगतना तो पड़ेगा। अब ये और बात है कि हामिद मीर और मतीउल्लाह जान और जितने लोगों के बारे में इमरान रियाज़ खान ने बकवासें की थी और गलत-सलत बातें की थी, आज वो लोग उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं। आज वो लोग कह रहे हैं कि जिसके साथ गलत हो रहा है और मुझे बड़ा मतलब जैसे कहना चाहिए मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि इस किस्म के जर्नलिस्ट भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिनके साथ इतना गलत किया जाए यानी कि इन्होंने अफ़सार आलम के ऊपर जो गोलियाँ चली उस तक का मज़ाक उड़ाया था। और ये नहीं सोचते कि एक बड़ी मैं अपना कमेंट खत्म करूँगी यहाँ पे लेकिन एक चीज़ फ़ख्र कर्मा कहलाती है और मैं उसके बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ। आप किसी के साथ बुरा करेंगे, आप किसी के साथ बुरा बोलेंगे या किसी के लिए बुरा करेंगे, तो इसको इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अपने आप को भी फिर उस चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए कि जब बारी आएगी तो यही कुछ जो कुछ मैंने किया है या जो कुछ जिसने किया है वो उसको उससे डबल होके मिलने वाला है। जिस दिन लोगों को ये समझ में आ गया तो कम से कम हम खामा-खाई में एक-दूसरे के लिए गलत बात सोचना, कहना और करना बंद कर देंगे। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो बातें करते रहे हैं, कैसे तूर पे जिस वक़्त अटैक उसके घर पे हुआ और उसको बेचारे को मारा-पीटा गया अपने घर के अंदर। अफ़सार आलम साहब के घर के सामने उनको गोली मारी गई या फिर बाकी मतीउल्लाह जान साहब को किडनैप कहूँगा मैं उठाया गया और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ। तो उस पे इमरान रियाज़ खान साहब कहते थे कि यार ये तो पता नहीं क्या करते रहते, ये इसी तरह की बातें करते हैं, तो इसीलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। अब इमरान रियाज़ खान साहब से मतलब मुझे अफ़सोस है, मुझे किसी भी जर्नलिस्ट के साथ अगर वो बेशक मेरे खिलाफ बोलता है या मेरे हक में बोलता है, लेकिन अगर गलत होता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं बहुत बड़ा जिसे कहते हैं अलंबरदार हूँ और उसको फॉलो करता हूँ, होनी चाहिए। और इसी को मेरे ख़्याल में डेमोक्रेसी कहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी का जाके गिरबान पकड़ना शुरू कर दूँ। ये किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं है, या किसी को गालम-गलौच शुरू कर दूँ, ये भी किसी डेमोक्रेसी में नहीं है। बेशक वो बाजवा साहब की पॉलिसी से आप इख्तिलाफ़ करें, मैं इख्तिलाफ़ करूँ, वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको गालियाँ देना शुरू कर दें या किसी और एक्स वाई ज़ेड को, तो मेरे ख़्याल में वो किसी को भी इजाज़त न है और न होनी चाहिए, न कॉन्स्टिट्यूशन में इसका थोड़ा-सा हमें लिहाज़ और तरीका अपनाना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हम एज़ अ जर्नलिस्ट हम सिविलाइज़ कहते हैं, एजुकेटेड कहते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो एजुकेशन हमें दिखानी पड़ेगी। और जो इमरान रियाज़ वाला इश्यू है, इसी से जुड़ा हुआ जस्टिस जावेद इकबाल जिन्होंने बहुत सारे केसेस बनाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के लोगों के, मियां नवाज शरीफ से लेके उनकी बेटी, उनके भाई, उनके भतीजे, किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तैयबा गुल कहती है कि ये मेरी वीडियो की वजह से वो ब्लैकमेल होते रहे और वो फिर जैसे ही इमरान खान कहता था वो उसी तरह करते रहे। वही इमरान खान की जो कहता है कि मेरे जैसा महान आदमी, मेरे जैसा मैं क्या कहूँ वली आदमी, या मेरे जैसा साफ गो आदमी, और मेरे जैसा हॉनेस्ट आदमी, वो शायद दुनिया में कोई और नहीं है। ये 6 बिलियन या 7 बिलियन की हमारी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है। इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मैं बात इसलिए नहीं कर, पाकिस्तान तो बिल्कुल एक छोटा सा मुन्ना सा फिर मुल्क आता है, 220 मिलियन की पॉपुलेशन बनती है। क्या कहेंगी इस हवाले से कि इमरान खान साहब ये सारी चीजें करते रहे 3.5 साल, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, ये ड्रामे चलते रहे उनके। जी, बिल्कुल बहुत कुछ इमरान खान साहब कर सकते थे जब वो पावर में थे, जब वो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे।
बहुत कुछ हो सकता था। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो सकते थे, जो दावे करते थे उनमें से कुछ तो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सारा टाइम इसी में लगा दिया, यही बताने में कि करप्शन हुई है, ये चोर है, वो ठीक है, हमने कई बार शोज़ किए थे और हम लोगों ने ये बात भी की थी कि जी आप ये बताते रहिए मगर साथ-साथ अपनी परफ़ॉर्मेंस भी तो दीजिए। ये आपको कोई नहीं रोक रहा, ठीक है, 24 घंटे में से 2 घंटे आप सिर्फ़ इसी काम के लिए लगा दीजिए कि कौन-कौन चोर है और किसने क्या किया। ये और बात है कि उन्हीं चोरों के ग्रुप के लोग इनके पार्टी के अंदर शामिल किए गए और उनको ना सिर्फ़ रखा गया बल्कि उनको मिनिस्ट्रीज़ तक दी गई और बड़े चहीते वो कहलाए इमरान खान के। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली इमरान खान उन्हीं लोगों में से हैं, बल्कि ना सिर्फ़ इमरान खान, हमारे सारे ही पॉलिटिशियंस जो हैं, जो जो पावर में आते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं या मिनिस्टर्स बन जाते हैं, वो ये सब के सब अनफॉर्च्युनेटली उनमें से हैं जो किसी की कोई बात नहीं सुनते। जिनको अगर आप कहिए कि जी आपने ये चीज़ सही नहीं की, तो वो उस पे नाराज़ हो जाते हैं और उन लोगों को ही कह देते हैं, "भई इनको ऑफ़िस में मत आने देना।" पिक्चर्स लग जाती हैं। तो या इसी तरह से मीडिया भी उनके पास सिर्फ़ वही जाता है जो उनकी वाह-वाह करता है, "सर क्या बात की आपने?" चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी चवल मारी हो उन्होंने। तो इस वजह से जो है इनकी परफ़ॉर्मेंस हो जाती है ख़राब और फिर इनको भाई लोग जो लेकर आए होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं कि भई ज़ाहिर है भाई लोगों ने इनको इसीलिए रखा होता है ना कि मुल्क को चलाएँ। अब ये तो वो लोग भी नहीं चाहते कि ये ख़राब तरीके से चलाएँ और नुकसान हो, उनका भी एक इरादा तो उनका भी यही होता है कि भाई कुछ मतलब कंट्री जो है कुछ बैलेंस हो जाए, कुछ पैसा बाहर से आ जाए और कुछ अंदर से भी कुछ कमाने खाने के काबिल हो जाएँ। मगर ये ऐसा कुछ भी नहीं करते। इनका सारा फ़ोकस सिर्फ़ ये होता है कि बाहर से पैसा आ जाए और हम उसको ही लेकर आगे बढ़ें और ये कोई काम नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है इनका अगर कोई क्रिटिसाइज़ करे तो फिर ये सुनते नहीं हैं। आखिर में यही होता है जो इमरान खान साहब के साथ हुआ कि उनको फिर निकाला जाता है और जब निकाला जाता है तो फिर वो बेतहाशा चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। होना तो ये चाहिए कि अब तो कम से कम अक्ल कर लीजिए, अब तो देख लीजिए कि आखिर आपको क्यों हटाया गया? आखिर वही लोग तो लाए थे। कोई दूसरे लोग तो नहीं लाए थे, वही लोग लाए थे और अब उन लोगों ने अगर निकाल दिया है, तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी। उसकी ज़ाहिर है मेन रीज़न तो यही है कि आपने किसी चीज़ के ऊपर काम नहीं किया और किसी चीज़ को भी बैलेंस नहीं कर पाए। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो इमरान खान के साथ चलती रही हैं। अच्छा आरज़ू एक चीज़ मतलब बेसिकली जस्टिस जावेद इकबाल जो इस्तेमाल होते रहे मिसिंग पर्सन की चेयरमैनशिप भी उनके पास हैं और आपने भी 2-3 दिन पहले वो आमना मसूद को जंजुआ को सुना होगा आमिर मीर साहब के शो में। मैंने ट्विटर पे उनका क्लिप भी शेयर किया है। उन्होंने ये कहा कि वो हैरेस करते हैं ख़वातीन को क्योंकि मिसिंग पर्सन में किसी का भाई मिसिंग है, किसी का हस्बैंड मिसिंग है, किसी के फादर मिसिंग है। कोई किसी का और कोई रिलेटिव मिसिंग है, तो वो बेचारी ख़वातीन उसके लिए मतलब जिस तरह सिमी दीन बलोच साहिबा एक यंग एनर्जेटिक आयरन लेडी के नाम से मैं कहता हूँ कि मैं उनको प्राउडली बुलाता हूँ बड़ी तगड़ी किस्म की यंग खातून है बलूचिस्तान की। इस तरह की और बहुत सारी आपकी भी मुलाकात मिसिंग पर्सन कैंप में आप भी कवर करती रही हैं, मैंने भी देखा। लेकिन फिर इस तरह के लोग जो वो उस कमीशन में पेश होते रहे, उनके साथ यानी ऐसा बिहेवियर और अभी सुनने में ये खबरें भी आ रही है कि जस्टिस जावेद इकबाल बड़े-बड़े सिफारिशें लड़वा के और इस चक्कर में कि किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। यानी ये हालत बनी हुई है हम लोगों की अभी भी वो ओहदे पर मौजूद है, उनको हटाया नहीं गया। हाँ जी, बिल्कुल जस्टिस जावेद इकबाल शायद यही नाम है उनका। तो जी बिल्कुल उनके बारे में इस किस्म की न्यूज़ चलती रही हैं और ना सिर्फ़ न्यूज़ बल्कि वीडियोज़ भी मौजूद हैं, जिसमें 1-2 फीमेल्स थी जिन्होंने उनकी वीडियो भी बनाई थी। और एक को तो उन्होंने ये भी कहा कि जी मिसिंग पर्सन्स के लिए कि जी के लिए बात करने गई थी तो कहा कि जी आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपको शौहर की क्या ज़रूरत है? ये बात भी उन्होंने कही। और इसके साथ-साथ किसी एक और ने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उनको और उनके हस्बैंड को उन्होंने काफ़ी टाइम बंद करके रखा और ये सारा कुछ। लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये चीज़ तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी मगर पाकिस्तान में अनफॉर्च्युनेटली इस तरह का माहौल है कि ये चीज़ लोगों को कोई ख़ास बात नहीं लगती। हम इस बात के आदी हो चुके हैं और हमें जो है हर जो भी वर्किंग प्लेस कह लीजिए, जहाँ पे भी फीमेल्स जाती हैं काम करने के लिए, जिस फ़ील्ड में भी जाती हैं,
वहाँ पे इस किस्म के चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। अगर आपको याद हो तो इमरान खान के ही एक मिनिस्टर थे कोई, और उनके पास एक अपने फादर की इलाज के लिए एक कोई थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी बड़ी तबीयत खराब है, कुछ हेल्प कर दें गवर्नमेंट लेवल पे। तो उन्होंने कहा था जी मुझे पिक्चर्स भेज दीजिए आप अपनी, कोई उनके साथ ऐसी वैसी पिक्चर्स उन्होंने उनसे कहा के भेज दें। तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान की गवर्नमेंट उस वक्त भी मौजूद थी, लेकिन इमरान खान ने कोई एक्शन नहीं लिया कि कैसे उनके मिनिस्टर ने इस किस्म की बात की है। ये यहाँ का कल्चर है। अगर कोई भी बाहर जाएगा काम करने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड की फीमेल हो, तो उनको इस किस्म के बातें सुनने को मिलती हैं। और अजीब बात ये है कि ये लोग सोचते भी नहीं है, मतलब डरते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बहुत बार इसी तरीके से हैरेस किया जाता है। एक बार मुझे एक अजीब-ओ-गरीब बात की गई, तो मैंने मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने ज़िक्र किया, तो वो कहने लगे कि तुम्हें कह कैसे दिया उन्होंने? मैंने कहा मुझे कह ऐसे दिया कि भई यहाँ पे कोई बड़ी बात ही नहीं समझी जाती, उनको कुछ लगा ही नहीं कि हम कोई अजीब बात कर रहे हैं या वो कोई गलत बात कर रहे हैं या उन्हें नहीं कहना चाहिए। वो हर एक को एक ही जैसे गधे-घोड़े को एक ही लाइन में करते हैं। तो ये हमारे यहाँ कल्चर है, और उसके औरत इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। अगर अगर कोई फीमेल थोड़ी-सी अक्ल वाली बात करेगी ना, तो उसको ये ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। इनको सिर्फ चाहिए वो जो बेबी डॉल किस्म की बनी होती है ना, यूं यूं करके, बस वो उनको चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई आएगा तो वो उसको फिर ये घेरने घाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें फखर एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है ना, वो है कंजर्वेटिव सोसाइटी का। आप अपनी सोसाइटी को जितना कंजर्वेटिव करते चले जाते हैं कि लड़का लड़की बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, कहीं बाहर खाना खाने नहीं जा सकते, उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और इस किस्म की बातें होती हैं और इस किस्म की हरकतें होती हैं। आप देखें, अगर हम इस तरह की पाबंदियां ना लगाएं, तो ये जो हमारे बच्चियां खबरें आती हैं जी घर से भाग गई, ये हो गया वो हो गया, ये सब कुछ एक फ्रस्ट्रेशन है। ये सब कुछ, ये जो कुछ जावेद इकबाल ने किया या कोई दूसरे करते हैं या अजीब अजीब बातें करते हैं, ये क्योंकि आप जितना ज्यादा ये कहेंगे ना, शरा में ये लिखा हुआ है, इस्लाम ने ये मना किया है, इसमें ऐसे होता है, कंट्री में वो होना चाहिए। और एक जिसे मैं कह रही हूँ कि कंजर्वेटिव सोसाइटी आप जितना ज्यादा करते जाएंगे, उतना ज्यादा ये चीज फैलती चली जाएगी। क्योंकि ये पागल हो जाते हैं। कोई फीमेल देख ली इन्होंने तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि जिंदगी भर तो इन्होंने देखी नहीं होती है। हर एक इनको, बॉयज स्कूल अलग है तो गर्ल्स स्कूल अलग है, तो वहां पे नहीं जा सकते, तो वहां पे नहीं फोन कर सकते। तो इस किस्म की चीजें आप जितना ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाएंगे, उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी और फिर वो हर लेवल पे होगी। और इस तरह के जो ऑफिसेज होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, वहां पे लोग बैठे हों, बल्कि आपके पार्लियामेंट में कई बार लोग पकड़े गए हैं। ऐसी क्या बात है? आपकी ये जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, इसका फोर्थ फ्लोर क्यों मशहूर है? इसीलिए। लेकिन आपने कभी किसी और मुल्क का सुना है? कभी आपने सुना है भारत में या बांग्लादेश में या अमेरिका में या इंग्लैंड में किसी जगह पे इस तरह की बात आपने सुनी है कि जिस तरह के हरीम शाह के इनके किस्से चले थे? कभी वहां के सुने हैं कि हरीम शाह और इस टाइप की लोगों ने जाके जो है किक्स मार मार के दरवाजे खोले हो? ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फ्रस्ट्रेशन है। जिस दिन हम उसमें से निकल आएंगे, थोड़े से बेहतर तरीके से एजुकेशन देंगे लोगों को, और ये अपना दिमाग जो है वो एक मॉडर्न तरीके से आगे लेके जाएंगे, ये चीजें वहीं बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आप बात कर रही हैं फ़ॉरेन ऑफ़िस में उन्होंने दरवाज़ों को लाते-शाते मारी थी, और वो ख़ैर क्या कह कह सकते हैं, मतलब जिसकी हुकूमत थी, वो लोग नहीं रोक सकते। हालाँकि वहाँ पे जाने के लिए आपको एक प्रॉपर मीडिया के लोगों के एक अलग से वहाँ पे नाम लिखे जाते हैं, और फिर जब आप कवरेज के लिए जाते हैं तो फ़ॉरेन ऑफ़िस आपको एक प्रोसीजर होता है, अकॉर्डिंग टू दैट आप सारा कुछ करते हैं। ये नहीं है कि मतलब कोई भी जाके और वहाँ पे जाके कभी टिकटॉक बनाए, कभी क्या बनाए, कभी क्या बनाए। ख़ैर, अब वो बात कहीं और चली जाएगी और मैं वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अच्छा, और जो एक चीज़ और है हिंदुस्तान के हवाले से। हिंदुस्तान की जो फेडरल कैबिनेट है, उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है 75 ईयर की हिस्ट्री में, जब से पार्टीशन हुई है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है, उन्होंने रिज़ाइन किया है, और इस वक़्त वहाँ की गवर्नमेंट में कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट में है, बाकी जगहों पे हैं लोग उसी तरीके से। मुझे उसका नंबर नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी
आपको नहीं लगता क्या ये हमारे नक्श कदम पे चल गए? मतलब हम तो मुझे लग रहा है कि हमारी नकलें इन्होंने शुरू कर दी, मानते नहीं हैं। मोदी जी भी नहीं मानते और बाकी लोग भी हमारे बड़े सारे दोस्त हैं, कहते हैं नहीं, नहीं हम क्यों करेंगे? लेकिन भई मैं आपको बता रहा हूँ, बेशक आरज़ू मुझसे एग्री करे या डिसएग्री करे, आप भी एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। लेकिन मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे नक्शे कदम पे शुरू हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अच्छे के लिए, बुरे के लिए आप समझ सकते हैं, मैं उसपे कोई मतलब भाषण नहीं देना चाहता, आरज़ू से भी पूछेंगे, लेकिन लगता है आप हमारी नकलें शुरू कर रहे हैं। आरज़ू क्या कहेंगी? क्या मतलब ऐसा खैरियत है, तबीयत ठीक है मोदी जी की या बाकी लोगों की? क्या हो क्या रहा है? मेरा ख़्याल है कि क कोई ख़ास बात नहीं है, इतना ज़्यादा ना ही नोटिस लेने की बात है। वैसे तो हमारे यहाँ तो वो हमारी पार्लियामेंट तो भरी पड़ी है, जिसमें हमने माइनॉरिटीज़ को जो है मिनिस्टर्स बनाया हुआ है। कोई मतलब एक हमारी फाइनेंस देख रहा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई पारसी है, कोई अहमदी है, कोई तो हमने तो भर रखे हैं ना। तो इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा इतराज़ है कि इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये कि यकीनन कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, जिसकी वजह से ये साहब भी रिज़ाइन कर गए हैं, नकवी साहब। और मोदी जी का कोई पता नहीं है, मोदी जी का कब मीटर घूम जाएगा ना ऊपर का, और वो ला के 4 मुसलमान बिठा देंगे और उसके बाद हम पाकिस्तानी मुँह छुपाते फिर रहे होंगे कि ये क्या हो गया। इसलिए कि पूरे साल तो इनके इलेक्शन ही होते रहते हैं। समझ ही नहीं आते मुझे भाई कब खत्म होंगे? जब बात करो किसी से कुछ कहो, ओ जी इलेक्शन हो रहे हैं। अभी भी वो आशीष जो है हमारे दोस्त, वो भी कहीं गए हुए थे। लास्ट वीडियो जो उनके साथ बनाई थी, तो उसमें भी वो कहीं इलेक्शन करा रहे थे। तो इनके तो इलेक्शन ही खत्म नहीं होते, तो कोई पता नहीं है कि थोड़े दिन बाद फिर कोई इलेक्शन हो जाए और मोदी जी एक के बजाय 4 मुसलमान लाके बिठा दें कि हाँ जी, अब बताओ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को, और वैसे भी हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक तरीका है ना कि हम लोग ढूँढते रहते हैं पाकिस्तान में ना कि क्या चीज़ है, ऐसे-ऐसे करके ना कि कुछ तो मिले हमें, कि हम जो है वो मोदी गवर्नमेंट को कुछ कहें या हम इंडिया को इनफैक्ट कुछ कहें। तो मुझे तो ये कोई ख़ास बात लगी नहीं कि जी वो एक थे, और लोग बड़े ट्विटर पे भी लोग लगा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं, उन्होंने जो है वो भेजा कि जी ये देखिए क्या हो रहा है। मैं कहा सही बात है। उसके बाद यकीन करें आज मेरे से ना मैंने 4 के बजाय सिर्फ़ 2 पकौड़े खाए, इतनी मैं टेंशन में आ गई थी। लेकिन ये है कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, और मेरा ख़्याल है कि इंडियन डेमोक्रेसी हमारे से बहुत बेहतर है, और ये बात तो खान साहब भी कहते हैं। और इस चीज़ के लिए तो कम से कम इमरान खान साहब की हमें दाद देनी पड़ेगी कि ये बात उन्होंने और कई दूसरे पॉलिटिशियंस ने भी कही है। तो मेरा ख़्याल है वापसी हो जाएगी किसी न किसी मुस्लिम की, और अगर नहीं भी होती, तो बाकी सब जगह जैसे आपने खुद कहा, बाकी सब जगह पे मौजूद हैं, तो मेरे ख़्याल है हर चीज़ को इश्यू नहीं बनाना चाहिए। एग्ज़ैक्टली ख़ैर मैं इश्यू बिल्कुल भी नहीं बना रहा इसको, लेकिन मैं एक लाइटर मूड पे लेना चाह रहा था कि यार मतलब हमारे वाले नक्शे कदम पे भाईजान ना चलें, बाकी जो मर्ज़ी करें, आपका अपना मुल्क है, आपके अपने फ़ैसले हैं, अपनी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। बिल्कुल आप चल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है आप अपने मुल्क को चलाएँ, मैं कोई मतलब मैं कौन कहते खामखा वाली वो वाली कहानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने खबर पढ़ी तो मेरे लिए खुद बड़े हैरानकुन बात थी। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे किसी दोस्त ने लगाया था कि पहली खातून डीएसपी जो हिंदू कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती है पाकिस्तान में, वो डीएसपी बनी है। तो मैंने लिखा कि लास्ट 75 ईयर्स में पहली दफा ऐसा हुआ कि कोई हमारे हाँ कोई हिंदू खातून डीएसपी बनी। तो एक दोस्त मुझे लिखते हैं कि जी वो तो खातून नहीं थी ना, मर्द तो है। तो खैर एनीवे मतलब ये हमारा वो नहीं था, मतलब बीच में होना चाहिए, अपॉर्च्युनिटी सबको देनी चाहिए। वहाँ पे उन्होंने एक नहीं कई प्रेज़िडेंट अपने मुल्क के बनाए हैं और बहुत सारे एम्बेसडर्स बनाए हैं। हमारे यहाँ शायद अभी जाके मैंने कहीं पढ़ रहा था कि एक हमारे कोई मेरे ख़्याल क्रिश्चियन मैं पढ़ रहा था कि हमारे एम्बेसडर थे यूरोप की किसी कंट्री में। मेरे लिए बड़ा हैरान-कुन भी था और मुझे खुशी भी हो रही थी कि चलो शुक्र है कोई ऐसे मिल गए कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन भी लग रहा था, लेकिन ये है कि वो एक अलग कहानी है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि यार एक क्रिश्चियन हमारे यहाँ शुक्र है कि कहीं एम्बेसडर भी है। एक लास्ट कमेंट जस्ट शॉर्ट सा चाहूँगा, जापानीज़ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके हवाले से शिंज़ो आबे जो थे उनके ऊपर जिस तरह का अटैक हुआ,
बस थोड़ा-सा, क्योंकि जापान के अंदर ऐसे कभी सुना नहीं था, इसलिए मेरे लिए हैरान-कुन था और अफ़सोस भी हुआ। बड़े मज़ेदार किस्म के, बड़े अच्छे किस्म के लोग हैं जापानीज़। आपको मतलब याद होगा, मुझे तो बिल्कुल उनकी शक्ल उस जापानीज़ एम्बेसडर की तरह लगी, जिनके साथ आपकी भी काफ़ी मुलाकात होती थी, मेरी भी होती थी। उनसे बड़ी मिलती थी, हालाँकि मुझे उनका भी नाम याद नहीं है और इनका नाम तो ख़ैर मैंने बहुत ट्विटर पे हर जगह चल रहा है। तो पता नहीं क्या हुआ कि बेचारे एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और वहाँ पे तो इस तरह की सिक्योरिटी-विक्योरिटी होती नहीं है। नॉर्मली ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। मतलब अमेरिका में हम सुनते हैं या बाकी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इस तरह, लेकिन जापान मेरे लिए बड़ा हैरान-कुन था, स्पेशली ये वाला इंसिडेंट। बिल्कुल, बहुत हैरत भी हुई और बहुत अफ़सोस भी हुआ और जापान तो ज़ाहिर है कि एक ऐसी कंट्री है जो जिन लोगों को कहा जाता है कि काम करने की बीमारी है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना काम ना करने की बीमारी है, तो हम मतलब इधर-उधर से उधार-सुधार पकड़ के अपना काम चलाते हैं। तो वो बेचारे मतलब हर चीज़ अगर आप मार्केट में जाएँ तो हर एक की कोशिश होती है कि मेड इन जापान ही लेकर आएँ जी और कुछ और ना उठा लें। लेकिन ये है कि बहुत अफ़सोस हुआ और मेरा ख़्याल है कि जो जापानीज़ गवर्नमेंट है उनको बहुत ज़्यादा देखना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात उनके यहाँ ना बढ़ें और जो लोग भी इसके पीछे हैं, उनको यकीनन वो अरेस्ट करेंगे और सज़ा भी देंगे, लेकिन उसकी वजह क्या बनी? वो भी उनको चेक करना चाहिए कि आखिर क्यों किसी को इतना ज़्यादा कोई जो है आगे बढ़ा और किसी ने इस किस्म का अटैक किया। इस चीज़ को भी देखें ताकि अगर कहीं पे उनकी अपनी गवर्नमेंट की गलती है या किसी की गलती है, क्योंकि वहाँ तो ये रिवाज है नहीं कि ज़ाती दुश्मनी पे या इस तरह के उस पे लोगों को मार दिया जाए। तो कोई ना कोई सॉलिड रीज़न रहा होगा, लेकिन ख़ैर कितना भी सॉलिड रीज़न हो, वो किसी को मार देने का राइट फिर भी नहीं देता। तो मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल इनको चेक करना चाहिए और हम यही दुआ करते हैं कि आइंदा कोई इस तरह की न्यूज़ हमें जापान से तो क्या कहीं से भी ना मिले। बिल्कुल आरज़ू, यही बात है कि जो अटैकर था उनको गिरफ्तार किया गया है और न्यूज़ ये आ रही है कि वो कोई नेवल में रहा है, वहाँ का मेरीन था या जो भी था, उसने ये सारा कुछ किया है। ख़ैर एनीवे, अफ़सोसनाक खबर थी, मैंने कहा एंड में लाज़मी-सी बात है, क्योंकि हमारा काम है खबर देना। लोगों को खबर होती है, ऐसा नहीं कि खबर नहीं होती, लेकिन हर किसी का अपना एनालिसिस होता है, हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। आरज़ू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।